तो हेलो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के पहला चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्याएं, आज हम उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ें हैं यानी बेसिक टर्म है, उन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप किसी भी चैप्टर को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी बन जाए, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड को इंग्लिश में हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले तो देखेंगे कि गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 12 का गुणनखंड। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन दिया कि 12 का गुणनखंड, इसका क्या मतलब है। देखो, 12 का गुणनखंड का मतलब है कि किसका किसका टेबल में 12 आता है, वही उस संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले तो यहाँ पे 12 जो है किसका किसका टेबल में 12 आता है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो है 1 का टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 2 का टेबल में भी 12 आता है, 3 का भी टेबल में 12 आता है, उसी तरीके से 4 का टेबल में भी 12 आता है। फिर क्या होता है, 6 का टेबल में भी 12 आता है, 6 का टेबल में, और किसका टेबल में आता है, 12 का। और कोई ऐसा संख्या है जो कि उसका टेबल में 12 आता है, तो और नहीं है। यही जो तुम्हारा 6 संख्या, जैसे 1 2 3 4 6 और 12, यही 6 संख्या है जो 12 को पूरी तरीके से काटता है। बात यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो तुम्हारा 6 संख्या आया है यहाँ पे, ये जो 6 संख्या आया है, यही इसका गुणनखंड है, यानी 12 का गुणनखंड यही 6 संख्या। तो गुणनखंड क्या मतलब होता है कि अगर किसी संख्या का गुणनखंड निकालना है तो उसका सीधा सा मतलब है कि किस किस का टेबल में वो संख्या आती है। जैसे 12 का गुणनखंड अगर निकालना है तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका टेबल में 12 आता है। तो देखो, 1 का टेबल में 12 आता है, 2 का टेबल में 12 आता है, 3 का टेबल में 12 आता है, 4 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है, और 12 का भी टेबल में 12 आता है। तो जिसका जिसका टेबल में आता है वो संख्या, वो वही उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर से। जैसे अगर हम बोलते हैं बताओ 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड। ठीक है, तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो देखो, 15 का गुणनखंड का मतलब है क्या कि किसका किसका टेबल में 15 आता है। ठीक है, किसका किसका टेबल में आता है, तो आप बोलोगे 1 का टेबल में आता है। क्या 2 का टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। 3 का टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 3 का टेबल में आता है 15, कितना बार में, 5 बार में आता है। क्या 5 का टेबल में 15 आता है, आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। और इसके बाद क्या, 6 का टेबल में 15 आता है, नहीं। 7 का टेबल में आता है, नहीं। 8 का टेबल में आता है, नहीं। 9 का नहीं, 10 का नहीं, ठीक है ना, 11 का नहीं, 12 का नहीं, 13 का नहीं, 14 का नहीं, 15 का टेबल में 15 आता है, कितना बार में, 1 बार में। तो ये हो गया 15। अब ये जो तुम्हारा 4 संख्या आया है ना, 1 3 5 और 15, ये क्या है, गुणनखंड है। किसका किसका गुणनखंड है, 15 का। किसका गुणनखंड है, 15 का। तो यहाँ पे 15 का गुणनखंड क्या क्या आया, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 15 आया। तो इससे हम लोग क्या डेफिनेशन इसका हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वो संख्याएं होती है जो दी गई संख्या को क्या करे, पूरी तरीके से भाग दे दे, पूरी तरीके से भाग दे दे, या फिर यूं कह ले कि उसका टेबल में वो संख्या आना चाहिए। जैसे अगर 15 का गुणनखंड है तो 15 का गुणनखंड किसका किसका टेबल में आता है, 1 का, 3 का, 5 का, और किसका टेबल में, 15 का। क्या कोई ऐसा संख्या है जो कि 15 आता है
किसी का टेबल में, और कोई नहीं है, तो 15 का यही 4 गुणनखंड होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। गुणनखंड का मतलब है कि किसका किसका टेबल में दी गई संख्या आ रहा है। जैसे अगर 20 का गुणनखंड अगर पूछा जाए तो 20 का गुणनखंड का क्या मतलब है? 20 का गुणनखंड का मतलब है कि किसका किसका टेबल में 20 आता है। बात समझ में? जैसे 1 का टेबल में 20 तो आएगा ही, 2 का टेबल में 20 आएगा, फिर 4 का टेबल में 20 आएगा, फिर 5 का टेबल में 20 आएगा, फिर 10 का टेबल में 20 आएगा, फिर 20 का टेबल में 20 आएगा। तो ये हो गया, ये जितना भी संख्या आया ना, ये सब 20 का क्या होता है? गुणनखंड होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और अगला जो टर्म है वो है गुणज। ठीक है, तो गुणज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल बोलते हैं। और ये बहुत इजी चीज़ है। क्या होता है मल्टीपल? तो देखो, किसी भी संख्या का अगर मल्टीपल निकालना है ना, तो जस्ट उसका समझ लो कि उसका टेबल लिख देना है। ठीक है ना, जस्ट उसका पहाड़ा लिख देना, जस्ट उसका टेबल लिख देना है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन लेते हैं? क्वेश्चन ये लेते हैं कि 5 का गुणज, 5 का गुणज क्या होगा? उसी तरीके से एक हम ले लेते हैं 3 का गुणज, 3 का गुणज। उसी तरीके से अगर हम चाहे तो और एक ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं 7 का गुणज। ठीक है, तो गुणज का जस्ट मतलब होता है कि जस्ट उसका टेबल पढ़ना है, जस्ट उसका पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो 5 का गुणज, तो 5 का गुणज का क्या मतलब है? 5 का जस्ट पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, टेबल उसका पढ़ना है। तो 5 का टेबल क्या क्या होता है? तो 5 का टेबल होता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, फिर क्या आएगा? 40, 45, 50। अब देखो, जहाँ तक तुमको जरूरत है ना वहाँ तक तुम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 50 है, 50 के बाद 55, ठीक है ना, 60, इस तरीके से ये चलता रहेगा। जहाँ तक जरूरत रहेगा वहाँ तक आप इसको बढ़ाते रहेंगे। उसी तरीके से अगर हम 3 का गुणज पूछे तो 3 का गुणज का क्या मतलब है? 3 का गुणज का मतलब है कि 3 का टेबल करना। ठीक है, तो क्या क्या आएगा? 3, 6, 9, 12, फिर क्या आएगा? 15, फिर 18, फिर क्या आएगा? 21, फिर क्या आएगा? 24, 24 के बाद क्या आता है? 27, 27 के बाद 30, और 30 के बाद आप इस तरीके से बढ़ सकते हैं, जैसे 33, फिर 36। जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 7 का गुणज का क्या मतलब है? बस 7 का पढ़ा पढ़ना है, सिंपल सी बात है। तो क्या आएगा? 7, 14, 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चाहे तो जहाँ तक आपका ज़रूरत पड़ेगा वहाँ तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो गुणज का सीधा सा मतलब है ना कि जस्ट उसका टेबल, यानी उसका टेबल पढ़ देना, उसका पहाड़ा पढ़ देना है, ये तुम्हारा गुणज यहाँ से निकल जाएगा। और ये बहुत ईजी टॉपिक है, ये तो बच्चा भी समझ जाएगा कि क्या है ये। ठीक है, अब हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या। ठीक है, क्या होता है अभाज्य संख्या और क्या होता है भाज्य संख्या, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसका जो गुणनखंड होगा सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। ध्यान से सुनो, हम क्या बोले कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या होगा। ठीक है, 2 संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, या फिर इसको दूसरे वर्ड में भी हम इसको बोल सकते हैं कि अभाज्य एक ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। फिर से समझो, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और सिर्फ खुद से कटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लिए एक संख्या ले लिए, जैसे हम ले लिए यहाँ पे 2। ठीक है ना, हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, और एक लेते हैं 3, और एक ले लेते हैं मान लो 5। ये हमने 3 संख्याएं ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि 2 जो है ना, किसका किसका टेबल में 2 आता है? तो आप बोलोगे 1 का टेबल में आता है, बिल्कुल 1 का टेबल में आता है। फिर 2 किसका टेबल में आएगा? फिर खुद यानी 2 का टेबल में आएगा। तो यहाँ 2 का जो गुणनखंड, कितना गुणनखंड आया? 2 ही तो आया ना। एक क्या आया? एक 1 आया, और एक क्या आया? 2। तो इस 2 का कितना गुणनखंड आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा।
ठीक है। उसी तरीके से 3 का देखो, तो 3 किसका टेबल में आएगा, 3 जो आएगा एक तो आएगा 1 का टेबल में, ठीक है, और एक किसका टेबल में आएगा, 3 का टेबल में, यानी खुद का टेबल में आएगा। 5 किसका टेबल में आएगा, तो 5 आएगा 1 का टेबल में, और किसका टेबल में आएगा, और आएगा खुद यानी 5 का टेबल में। तो आप यहाँ पे देखो ना, 5 का कितना गुणनखंड निकला, 1 और 5, उसी तरह 3 का 1 और 3, 2 का 1 और 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी संख्या यहाँ पे हमने लिखी है सबका कितना गुणनखंड है, 2। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 हो, उसको हम लोग कैसी संख्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कि ऐसी संख्याएं जो किससे कटे, जो 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे खुद से कटे, 1 से कटे खुद से कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो फिर भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या जो होती है ना, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। जैसे इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्या में कितना फैक्टर, कितना गुणनखंड होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, और एक लिख देते हैं 8, और एक लिख देते हैं 18, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी 3 संख्या लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ 4 जो है ना किसका किसका टेबल में आता है, तो आप बोलोगे कि 4 जो है ना, 4 किसका टेबल में आता है, एक तो आता है 1 का टेबल में आता है, ठीक है, 1 का टेबल में आता है। फिर किसका टेबल में आएगा, फिर 2 का टेबल में आएगा। फिर 4 किसका टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है। उसी तरीके से 8 किसका टेबल में आएगा, 1 का टेबल में आएगा। फिर किसका टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा। फिर किसका टेबल में जाएगा, 4 का टेबल में जाएगा। फिर किसका टेबल में जाएगा, 8 का टेबल में जाएगा। तो देखो यहाँ पे 8 का कितना गुणनखंड हो गया, 4, जो कि 2 से ज़्यादा है। उसी तरह से 4 का गुणनखंड कितना आया, 3 आया है। 1 आया 2, 1, 2 और 4, तो इसका 3 गुणनखंड है, जो कि 2 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 18 का निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम 18 का गुणनखंड निकालना चाहे तो 18 यानी किसका किसका पहाड़ा में आता है, तो 18 आता है 1 का पहाड़ा में, ठीक। उसी तरीके से 2 का टेबल में भी 18 आता है। फिर 3 का टेबल में भी 18 आता है, और किसका टेबल में आएगा, और 6 का टेबल में भी आता है, और उसी तरीके से 9 का टेबल में, और उसी तरीके से 18 का टेबल में आता है। तो ये देखो, ये 18 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, 18 का फैक्टर हो गया, जो कि 2 से ज़्यादा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 गुणनखंड है, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाए, तो उसको हम लोग कैसी संख्या बोलते हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्याएं बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो भाज्य संख्या क्या है, कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसको हम लोग भाज्य संख्याएं कहती है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा भी किसी से कटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में, कि क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड अब आप इजी कर लोगे, क्योंकि आपने अभाज्य संख्या सीख लिया है कि अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम इसको एक क्वेश्चन के जरिए हम इसको समझेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 18 का अभाज्य गुणनखंड। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। हम यहाँ पे लेते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन से हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो देखो 18 का अभाज्य गुणनखंड है, तो सिंपल आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। जैसे 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, ठीक है। अब 18 जो है ना किसका टेबल में आता है,
तो 18 2 का टेबल में आता है तो 2 से लिखेंगे, तो कितना आएगा 2, 9 बार में 18 आता है। फिर 9 किसका टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है। कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। यानी हम 18 को क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 आया 1 बार और 3 कितना बार आया, 2 बार, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। ये हो गया 18 का गुणनखंड। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये जो हम 18 का लिखे ना, ये लिखे अभाज्य गुणनखंड। क्यों हुआ अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि देखो 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम जितनी भी संख्या लिखे हैं ना, सब अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। गुणनखंड का मतलब होता है कि उसको गुना के रूप में लिख देना, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्या है सब अभाज्य संख्या है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। बात यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको लिखना है 12 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या आएगा, तो देखो उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 12, तो 12 किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में, तो लिखेंगे 2। कितना बार में 12 आता है 2 का टेबल में, 6 बार में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर 6 जो है 2 का टेबल में कितना बार में आता है, 3 बार में, तो लिखेंगे 2 तिया 6। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 12 है ना, 12 जो है आया है, 12 के लिए क्या क्या आया है, 2 आया है 2 बार, ये 1 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बार, 2 लिखेंगे 2 बार, और 3 कितना बार आया, 1 बार, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है, 3 अभाज्य संख्या है। तो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि उसको गुना के फॉर्म में लिखना, लेकिन जितने भी नंबर्स होंगे ना सब अभाज्य संख्या में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 गुना 4, 12 को लिख सकते हैं ना 3 गुना 4, ये 12 को हम 3 गुना 4 लिख सकते हैं, लेकिन 3 तो अभाज्य संख्या है बट 4 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्या आएगा सब अभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एलसीएम की तरफ, कि क्या होता है एलसीएम और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो एलसीएम तो वैसे तो आपको निकालना आता होगा 100%, मुझे पता है कि एलसीएम निकालना आता होगा, बट एलसीएम का उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से थोड़ा समझेंगे। तो देखो एलसीएम जो होता है उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्त बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलसीएम। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखो अगर एलसीएम को आप एकदम डिटेल में समझना चाहते हो कि इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, तो उसका जो है फुल फॉर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिस्ट, क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बट उससे पहले इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, तब जाके और बढ़िया से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर हमको निकालना है 8, ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम, ठीक है ना। हमको निकालना है किसका, हमको निकालना है यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम निकालना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि 8 और 12 का एलसीएम निकालना। तो क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे अगर आप एलसीएम में देखोगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, गुणज, जो कि अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे, गुणज। यानी 8 का भी गुणज निकालना पड़ेगा और 12 का भी क्या निकालना पड़ेगा, गुणज। तो हम यहाँ से गुणज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 8 का गुणज, ठीक है, 8 का गुणज। और 8 का गुणज का मतलब हम क्या समझाए थे, 8 का गुणज का मतलब है जस्ट 8 का टेबल पढ़ देना है,
ठीक है, बस टेबल लिखना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या क्या आएगा, 8 16, ठीक है, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 40 के बाद कितना आएगा 48, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए, 8 16 8 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 चौक 48, 8 7 56, 8 8 64, फिर क्या होता है 8 9 72, 8 10 है 80। तो ये तुम्हारा 72 के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा 80। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या देखना है ना, ये हो गया 8 का गुणज। उसी तरीके से हम यहाँ पे किसका गुणज लिखेंगे, 12 का गुणज लिखेंगे, 12 का गुणज। तो 12 का गुणज मतलब जस्ट 12 का टेबल पढ़ना है। क्या होता है, 12 का 12, 12 दूना 24, बढ़ते 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, फिर क्या होता है 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है, इतना ही जाते हैं, ज़्यादा जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीपल का काम हो गया, देखो ना, ये क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल हम लोग कर दिए हैं, यानी गुणज लिख दिए हैं। अब हमको ढूंढना क्या है, कॉमन, मतलब 8 और 12 में ऐसा क्या क्या कॉमन जो कि दोनों में मौजूद है उसको ढूंढना है। तो देखो 8 यहाँ पे है, बट इसमें 8 है क्या, नहीं है। 16 यहाँ पे है, इसमें कहीं 16 है क्या, नहीं है, ठीक है। 24 यहाँ पे है, क्या इसमें 24 है, हाँ बिल्कुल है, ये यहाँ पे 24 है, मतलब यहाँ पे 24 ये मिल गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 24 को इस तरीके से गोल कर देंगे, ठीक है, ये हो गया 24। फिर देखो यहाँ पे कोई ऐसा है, जैसे 32 यहाँ पे है, क्या इसमें 32 है, नहीं है। यहाँ 40 है, क्या इसमें कहीं 40 है, नहीं है। इसमें 48 है, यहाँ पे भी क्या है 48 है, यानी यहाँ पे और एक क्या मिला, और हमको मिल गया यहाँ पे 48, ठीक है। तो 48 को भी गोल घेर देंगे। फिर आगे देखो और कोई चीज़ मिल रहा है, तो देखो 56, 56 यहाँ पे है बट इसमें नहीं है। 64 यहाँ पे है बट इसमें नहीं है। 72 यहाँ है, 72 यहाँ पे है, और यहाँ भी क्या है 72, यानी यहाँ पे 72 में मिल रहा है। तो यहाँ पे 72 को भी हम लोग क्या कर देंगे, गोल यहाँ पे कर देंगे। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुणज, जो कि दोनों संख्या का गुणज हमने निकाल दिया। फिर कॉमन निकालना था, दोनों में हम लोग कॉमन पता कर लिए। अब कॉमन के बाद आता है लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो यहाँ पे कॉमन कितनी संख्या मिला है, तो कॉमन यहाँ पे 3 संख्या मिली है। क्या क्या मिली है, 3 संख्याएं, तो 3 संख्या यहाँ कॉमन मिली है। एक तो मिली है 24, और एक क्या मिली है, और एक मिली है 48, और एक को क्या मिली है 72। ये जो तीनों जो संख्या ना जो कि दोनों में मौजूद है। अब यहाँ पे क्या करना ना, अब यहाँ पे तुमको पता करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 72, 48, 24, क्योंकि लिस्ट की बात कर रहा है ना। देखो ना, लिस्ट का मतलब कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा वाला कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन तो ये तीनों है, बट हमको चाहिए क्या, सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है ना, 24। और जो सबसे छोटा कॉमन होगा यही उसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन के लिए एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर कितना आएगा 24, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो एलसीएम मतलब समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होता है और इसको किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे होता है। तो इतना आपको नहीं करना है, आपको एलसीएम आप तो ऐसे भी जानते ही होंगे ना कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे 8 और 12 का एलसीएम निकालना, तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी तो इसको बना सकते हैं। ये हम बस समझा दिए हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से किससे काटते हैं, आप यहाँ से 2 का टेबल में काटते हैं। 2 का टेबल में 8 आता है 4 बार में, 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में, 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में, ये 6 आता है 3 बार में। अब इसको गुना करो, 2 2 जा कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना आएगा 24। तो देखो 24 इसका आएगा एलसीएम, ठीक है। तो आपको तो वैसे ही करना है, बट यहाँ पे क्या है, हम इसका मीनिंग समझा दिए कि ये कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट, शायद लास्ट नहीं है, अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने से पहले सब इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ,
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। क्या होता है? हाईएस्ट, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और फैक्टर का मतलब हम बताए थे कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड, ठीक है, ये हो गया। तो चलो इसको भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 8 और 12 का एचसीएफ निकालें, ठीक है ना। सपोज करो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर करना है कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, उसको पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ फैक्टर की बात किया गया है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड, यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गुणनखंड। किसका गुणनखंड? तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का गुणनखंड, ठीक है। तो 8 का गुणनखंड, तो 8 का गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब हम समझाए थे कि किसका किसका टेबल में वो संख्या आता है। तो 8 का अगर गुणनखंड निकालना है तो देखना है कि किसका किसका टेबल में 8 आता है। तो यहाँ किसका टेबल में आएगा? 1 का टेबल में तो आएगा ही आएगा। क्या 2 का टेबल में 8 आता है? बिल्कुल आता है, ठीक है। फिर 3 का टेबल में नहीं, 4 का टेबल में, 4 का टेबल में 8 आता है। उसी तरीके से किसका टेबल में आएगा? 8 का टेबल में 8 आएगा। तो ये हो गया 8 का गुणनखंड। उसी तरीके से अब हम लोग 12 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 का गुणनखंड, ठीक हो गया 12 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड, ये 12 किसका किसका टेबल में आता है? एक तो आता है 1 का टेबल में, फिर 2 का टेबल में, फिर 3 का टेबल में भी 12 आता है, 4 का टेबल में भी आता है, फिर 6 का टेबल में भी आता है, और 12 का टेबल में भी 12 आता है। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, अगर एचसीएफ के फुल फॉर्म में देखें तो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी गुणनखंड, जो कि हम यहाँ पे गुणनखंड निकाल चुके हैं। हम गुणनखंड यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हमको ढूंढना है कॉमन। तो कॉमन इन दोनों में क्या क्या कॉमन है उसको जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन मिल रहा है? तो देखो, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और कोई ऐसा संख्या है जो कि दोनों में मिल रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, हो गया, कॉमन भी कर लिए। अब आपको ढूंढना है, यहाँ पे क्या ढूंढना है? यहाँ पे आपको ढूंढना है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सब बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे वैसे कॉमन कितने सारे संख्या मिले हैं? तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या मिला है? कॉमन यहाँ पे मिला है 1, 2 और 4। बट यहाँ पे तुमको क्या लेना है? सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे दिख रहा है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, और यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 और 12 का एचसीएफ कितना हो गया? ये कितना हो गया? एचसीएफ 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा बड़ा मेथड है। आप चाहे तो इसको डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं, या फिर गुणनखंड अभी जो देख रहे हैं आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक डिवीजन मेथड भी होता है जो कि आपको पता होगा, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं। जैसे किसका किसका एचसीएफ निकालना था? एचसीएफ निकालना था 8 और किसका? 12 का। ये इसी का एचसीएफ निकालना था। तो अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो कभी भी देखना, जो बड़ी संख्या रहेगा ना, जो बड़ी संख्या रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? अंदर में रखते हैं, और जो छोटी संख्या उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? बाहर रखते हैं। तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 12, ठीक है, और बाहर में क्या रखेंगे? 8। अब देखेंगे कि 8 का टेबल में क्या 12 आता है? नहीं आता है, लेकिन उससे कम आता है। कितना बार में? एक बार में आएगा 8। जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब क्या किया जाता है ना, ये 4 बचा है ना, इसको इस तरीके से करते हैं, और ये जो 8 यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ वाला 8 को क्या करते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा है 4 का टेबल में 8 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो 2 बार में 8। अब यहाँ पे ये जो पूरा पूरी कट गया ना, ये पूरा पूरी कट चुका है। तो पूरा पूरी कटा है, किससे कटा है?
किससे भाग देने से कटा है? तो 4 से भाग देने से कटा है, 4 से भाग देने से कटा है। तो जिससे भी भाग देने से कटता है वही उसका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो आप इसको भाग दे के भी आप इसको एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कौन सा मेथड से निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड आप सीख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना भी सीख चुके हैं कि कैसे करते हैं। तो चलो इसको भी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। यहां पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 8 और 18 का एलसीएम। ठीक है, 8 और 18 का क्या निकालना है? एलसीएम। वो भी कौन सा मेथड से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना। ठीक है, क्या करेंगे? तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है वो हम लोग कुछ देर पहले देख चुके हैं। ठीक है, 8 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 8 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से, किसका टेबल में आएगा? 2 का। कितना बार में? 4 बार में। फिर ये किससे कटेगा? 2 से। 2 दूना 4। तो 8 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं ना 18 का, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 18 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 18 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 18 का अभाज्य गुणनखंड अब हम निकालेंगे। तो 18 जो है ना, 18 को भी उसी तरीके से करेंगे। किसका टेबल में 18 आता है? 2 का टेबल में आता है। कितना बार में आता है? 9 बार में आता है। फिर किससे कटेगा? फिर ये 3 से कटेगा। कितना बार में कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। यानी 18 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है ना, अगर आपको एलसीएम निकालना, ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना है कि क्या क्या कॉमन है। तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी क्या है? 2, जो कि कॉमन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? और कोई कॉमन है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कोई कॉमन है। ठीक है ना, और तो कोई नहीं लग रहा। ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कॉमन होगा ना उसके बदले में सिर्फ एक ही लिखना। जैसे ये देखो, ये 2 यहाँ पे जोड़ा बना ना, कॉमन बना है, तो इसके बदले में ना हम सिर्फ एक ही 2 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। ये जो कॉमन बना है, जैसे ये 2 और ये 2, इसके बदले में सिर्फ हम एक ही बार 2 लिखेंगे क्योंकि इसका कॉमन हो चुका है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का कॉमन हुआ है क्या? नहीं। इन दोनों का कॉमन हुआ है क्या? नहीं। तो जिसका कॉमन नहीं होगा ना उसको सबको यहाँ पे क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो यहाँ पे गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना है? 2 गुना 2, 2 बार है तो गुना कर देते हैं, 2 गुना 2। उसी तरीके से यहाँ कितना? 3 है, 2 बार, तो लिखेंगे 3 गुना 3। अब क्या करो? सबको गुना कर दो। तो सबको गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 तिया कितना होता है? 72। यानी यहाँ पे जो आया वो कितना आया? 72। एलसीएम कितना आ चुका है? 72। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है ना, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी है, वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सेम यही क्वेश्चन को ले लेते हैं।
8 और 18 का यहाँ एलसीएम निकालना था, तो अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 8 और 18 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 8 और 18 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कौन सा मेथड से निकालना है, तो निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो 8 का, ठीक है ना, 8 का लिखेंगे यहाँ पे, अगर हमको सॉल्यूशन करना है तो क्या लिखेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आएगा 2 गुना 2, जो कि पीछे हम लोग देख चुके हैं। उसी तरीके से 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 गुना 3। ठीक है, जस्ट पीछे हम लोग ये सब किए थे, आपको पता होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन क्या क्या है, कॉमन यहाँ पे क्या है, ये 2 और ये 2, और कोई कॉमन है नहीं है। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे ना, तो ध्यान देना, उस समय जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन रहेगा ना, जो कॉमन रहेगा उसी को सिर्फ गुना करेंगे। जैसे देखो सिर्फ 2 कॉमन है, ना, तो इसका एचसीएफ सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ रहा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, 2। जो भी मिलेगा ना बस उसी को गुना करना, एक्स्ट्रा नहीं लेना। इसमें क्या हो रहा था, इसमें देखो ना, जो मिला उसको एक बार लिखे, जो मिला है उसको एक बार लिखे, और जो नहीं मिला है उन सबको गुना कर दिए। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, जो मिलेगा उसी को बस लिखना। जैसे 2 मिला तो उसी को हम लोग एक बार लिख दें। सपोज करो यहाँ भी 3 होता तो ये और ये 3 मिल जाता, तो फिर यहाँ पे क्या करते, 3 से गुना करते, तब 2 तिया कितना आता, 6। बट यहाँ अभी तो मिला नहीं है, इसलिए इसको अभी वैसे ही छोड़ देंगे, और इसका एचसीएफ अभी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना आया, 2। कैसे आया समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे आया है, तो इस चैप्टर में जितना भी अब यहाँ पे बेसिक जो है ना, बेसिक चीज़ें हमने बता दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे तरीके से हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन और भी वहाँ पे रहेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस वहाँ पे है, वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे, कल से एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।